LG 55 इंचेस OLED केसेस स्ट्रेटजी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे OLED का केसेस स्ट्रेटजी के बारे में। यहाँ पर OLED को किस तरीके से हम एनालाइज करके प्रॉब्लम को निकाल सकते हैं और उसका सॉल्यूशंस के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दूंगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसके बाद उसके लिए जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगा उसके लिए हम क्या सॉल्यूशन के लिए सोच सकते हैं। तो इससे पहले कोई भी वीडियो शायद ही नहीं अपलोड हुआ होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये OLED का मॉडल नंबर है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ही हम पावर बटन को प्रेस करते हैं ये फिर से वापस स्टैंड बाई कंडीशन पर आ जाता है। तो जैसे ही हम पावर ऑन करने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन ये वापस पावर स्टैंड बाई में आ जाता है। ठीक है, यही इसका प्रॉब्लम्स है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम होने के लिए उसका जिम्मेदार क्या है, पहले हम पावर सप्लाई के बारे में जानेंगे। यहाँ पर जो पावर सप्लाई लगा हुआ है उसका 4 वोल्टेजेस आउटपुट है। एक 12 वोल्ट है, दूसरा भी 12 वोल्ट है और तीसरा है 20 वोल्ट एंड 22 वोल्ट। तो यहाँ पे OLED को रिपेयर करने के लिए हमें पावर सप्लाई का बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो वोल्टेजेस हैं इस चार्ट में, इस वोल्टेज कहाँ पर कौन सा वोल्टेज जाएगा उसके लिए हमें पहले से पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो 12 वोल्ट VM लिखा हुआ है वो जाएगा मदरबोर्ड में। ठीक है, वो हमारा मेन बोर्ड के लिए 12 वोल्ट है। और सेकेंड नंबर में जो 12 वोल्ट लिखा हुआ है VT वो जाएगा टिकॉन बोर्ड के अंदर। ठीक है, सो ये 12 वोल्ट VT जो है ये टिकॉन बोर्ड का इनपुट सप्लाई है, जहाँ पे जितना भी आईसीज वगैरह लगा हुआ है उसके अंदर वोल्टेज बूस्टअप कराने के लिए और वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए। इस 12 वोल्ट से टिकॉन बोर्ड में जितना भी वोल्टेजेस रिक्वायरमेंट है वो सारे वोल्टेजेस जनरेट किया जाएगा। और उसके बाद ये जो 20 वोल्ट है ये 20 वोल्ट जाएगा मेन बोर्ड के सेक्शन में। और इसका नीचे जो 22 वोल्ट है ये जाएगा हमारा जो पैनल की इंटरनल बैकलाइट का जो पावर है उसको प्रोवाइड करने के लिए ये 22 वोल्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके की जो वीडियोस है वो आप इससे पहले कोई ने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया किस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डबल LVDS इनपुट है और इसका टिकॉन का आउटपुट में 4 FFC केबल है। तो ये मेन जो केबल है जो मेन बोर्ड के साथ कनेक्टेड है, पावर सप्लाई को कंट्रोलिंग करेगा मेन बोर्ड के ज़रिए। और उसके बाद यहाँ पे 2 कनेक्टर है, एक 12 वोल्ट का कनेक्टर है जो टिकॉन में आएगा, इस 12 वोल्ट और ग्राउंड का वायर है यहाँ पे। और दूसरा वायर है 22 वोल्टेज का और ग्राउंड का वायर है। यहाँ पे और कोई सिग्नल्स वगैरह नहीं है, डायरेक्ट वोल्टेजेस एंड ग्राउंड का सिग्नल्स, ग्राउंड का लाइन से, मतलब सप्लाई एंड ग्राउंड का लाइन से। अगर हम इसको देखें कहाँ पर आएगा वोल्टेजेस, यहाँ से ये वाला कनेक्टर, यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है तो फ्यूज़ पर हमें चेक कर लेना है 24 वोल्ट प्रेजेंट है कि नहीं है। उसके बाद ये 12 वोल्ट का कनेक्टर है जहाँ पे हमें 12 वोल्ट आना चाहिए। और उसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेशन करके देखेंगे इस टिकॉन में, ये DC to DC IC है। और उसके बाद यहाँ पे eMMC भी लगा हुआ है टिकॉन बोर्ड के अंदर, टिकॉन प्रोसेसर और रैम। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ वोल्टेज रेगुलेटर को ऑब्जर्वेशन करेंगे। यहाँ पे ये टिकॉन DC to DC IC है। ठीक है, इसके अंदर प्रोसेसर ऑन होने के बाद ही सारे वोल्टेजेस आउटपुट होंगे, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारा रेगुलेटर लगा हुआ है जो eMMC का रिक्वायरमेंट सप्लाई को पूरा करेंगे। ठीक है, उसके बाद रैम की सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, वो सारे वोल्टेजेस जनरेट होगा जो 12 वोल्ट से सेपरेट रेगुलेटर बनाया गया उसके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1.8 वोल्ट है, ये किसके लिए, जो हमारा eMMC लगा हुआ है उसके लिए 1.8 वोल्ट BCC कोर है। और उसके बाद नीचे अगर देखें हम, यहाँ पे एक रेगुलेटर है, ये 12 वोल्ट इनपुट है, आउटपुट 0.9 जो टिकॉन प्रोसेसर है उसका कोर सप्लाई है। और उसके अलावा यहाँ पे DDR रैम के लिए जो रैम लगा हुआ है 4, उसके लिए 1.5 वोल्ट है। तो इस तरीके की जो एक्सटर्नल रेगुलेटर लगा हुआ है जो सेपरेट वोल्टेज बनाएगा, जो eMMC है और रैम है और टिकॉन प्रोसेसर है उनके लिए। तो यहाँ पे
हमें क्या है, एक वोल्टेज इसको चेक करने का एक फंडामेंटल सिस्टम है, मैंने उसको अभी एक्सप्लेन करूँगा। उसी के अकॉर्डिंग में हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को एनालाइज करके आइडेंटिफाई करना है। अभी हम वोल्टेजेस चेक करके देखेंगे, यहाँ पर 12 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा टीवी स्टैंड बाई में है। स्टैंड बाई में रहेगा तो यहाँ पे कोई वोल्टेजेस आउटपुट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 22 वोल्ट के अकॉर्डिंग में आना चाहिए, वहाँ पर नहीं आ रहा है। जैसे ही हम पावर बटन को प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज आता है और ड्रॉप हो जाता है क्योंकि वापस से स्टैंड बाई में आ जाता है, इसीलिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो टिकॉन प्रोसेसर है इसका कंट्रोलिंग को रोक देंगे। तो यहाँ पर इस LVDS को डिसकनेक्ट करने से क्या होगा, जो टिकॉन प्रोसेसर है वो फंक्शंस नहीं करेगा, क्योंकि जब टिकॉन प्रोसेसर फंक्शन करता है तभी हमारा जो बोर्ड है वो प्रोटेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब पैनल की साइड में प्रॉब्लम्स है। तो अगर हम इस LVDS को निकाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर जैसे ऑब्जर्वेशन करेंगे, यहाँ पे स्टैंड बाई से ये टीवी रिलीज़ हो गया, ठीक है, मतलब पावर ऑन हो गया है। तो अभी पावर ऑन होने के बाद हमें जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो यहाँ पे टिकॉन का इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट मिलना चाहिए हमें, जो टिकॉन का इनपुट वोल्टेज है। और उसके बाद ये जो पैनल की सप्लाई है, बैकलाइट की सप्लाई, ठीक है, ये यहाँ पे 22 वोल्टेज मिलना चाहिए हमें। तो यहाँ पे 21.7 वोल्टेज दिखा रहा है, तो ये हम एज्यूम करेंगे ये वोल्टेज ओके ही है। तो इस वोल्टेज तभी आउटपुट होगा जब आपका मेन बोर्ड ओके रहेगा। सो मेन बोर्ड ठीक तरीके से फंक्शंस कर रहा है, जिसके लिए ये दोनों वोल्टेजेस आउटपुट हुआ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा टिकॉन बोर्ड में बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं, इन सारे वोल्टेजेस स्टेबल होना ज़रूरी है। जैसे कि 1.5 वोल्ट जो रैम की सप्लाई है, इसका इनपुट 12 वोल्ट है और इस रेगुलेटर आउटपुट किया है 1.5 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट प्रेजेंट है टिकॉन बोर्ड में। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें, ये 1.8 वोल्ट है और इसका इनपुट होगा 12 वोल्ट, ठीक है। और हमें रिक्वायरमेंट है 3.3 वोल्ट जो eMMC के लिए है, ठीक है, eMMC और टिकॉन प्रोसेसर के लिए। तो यहाँ पे 12 वोल्ट इसका इनपुट है और इसका आउटपुट अगर हम चेक करें, तो यहाँ पे 3.3 भी प्रेजेंट है। तो हमारा टिकॉन बोर्ड में जो यहाँ पे रैम, eMMC और क्या बोलते हैं प्रोसेसर है, उसका जो कोर सप्लाई है, इन सारे वोल्टेजेस स्टेबल होना चाहिए। अगर स्टेबल है मतलब इन सारे रेगुलेटर ओके हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स कहाँ हो रहा है, जैसे ही टीवी पावर ऑन होता है उस टाइम में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब पैनल के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है या तो उसका लाइट्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम को एनालाइज करके निकाल लेना है। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो पैनल साइड के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, टिकॉन बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर टिकॉन बोर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम्स होता तो यहाँ पे हमें एनालाइज में मिल जाता, ठीक है। अभी आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कभी इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। तो इसी तरीके से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। और जो OLED है वो 2 टाइप का होता है। अगर आपको अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन और वोल्टेज डिटेल्स पता है तो आप क्या कर सकते हो, OLED को भी इजीली रिपेयर कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही है।